जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गेर की नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि EVS रीट 2021 लाजवाब प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं। 100+ प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है रीट एग्जाम के लिए विशेष तौर से। तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें मित्रों, टारगेट टेट एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे और इसकी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है साथी, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और ये है क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमने अपने फेसबुक पेज पर इसको अपलोड किया था और वहाँ पर इसका जो रिव्यू मिला था बहुत ही चिंताजनक मिला था। बहुत ही गलत आंसर बच्चों ने दिए थे क्योंकि इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं तो पढ़ा और नहीं समझा और फटाक से इसका ऑप्शन डी दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैं बताऊं इसका सही आंसर कौन सा है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका होता है। देखो बात आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। शिक्षण प्रक्रिया जब हम बच्चों को करवाते हैं वहाँ पर हम शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? टीचर करते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कौन करते हैं? अध्यापक करते हैं। तो उनको प्राप्ति का जो उत्तरदायित्व है वो किसका होगा? केवल अध्यापक का होगा, केवल बालक का होगा, केवल पाठ्यक्रम का होगा, या फिर उपरोक्त सभी का होगा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण अध्यापक ही करते हैं और अध्यापक ही शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। बच्चों में एक सकारात्मक अधिगम, सार्थक अधिगम लाने के लिए वो कार्य करते रहते हैं, शिक्षण प्रक्रिया लागू रखते हैं। ठीक है, जारी रखते हैं। तो उनका उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षण उद्देश्य जो उन्होंने बनाई हैं वो भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो केवल और केवल शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए डाले जाते हैं और हर सूचना से आपको अपडेट किया जाता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 352 नंबर क्वेश्चन की। रेयर डाटा बुक किससे संबंधित है? IUCN द्वारा ये जारी की जाती है। अब ये पूछा है रेयर डाटा बुक किससे संबंधित है। ठीक है, तो विलुप्ति के करीब जीव है उनके लिए, या फिर नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है उनके लिए है, या फिर घटता भूगर्भ जल स्तर है उसके लिए है रेयर डाटा बुक, या फिर वायु प्रदूषण के लिए है। तो आप सभी मित्र इस बात को जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ को कंप्लीट किया कि विलुप्ति के करीब जो जीव होता है ना उनका नाम लिखा जाता है, उनकी सूची बनाई जाती है रेयर डाटा बुक में, इसको इंकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं और मैं आपको बता दूं इसमें आपका आज एक पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जो पारिस्थितिक ज्ञान उससे संबंधित मैं हर एक फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहना और वीडियो शेयर करना कतई नहीं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखो इसका जो ऑप्शन राइट है वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे दोस्तों। और बात करते हैं 353 नंबर क्वेश्चन की। पक्षमाप उपकलाएं प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है? ठीक है, जो पक्षमाप उपकलाएं होती है वो शरीर में कहाँ मिलती है? आमाशय के पास में, श्वास नलिका, आंत्र, या फिर जो वायु कोश होते हैं उनके पास में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये श्वास नली है ना उसके नीचे पाई जाती है, उन्हें सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। किसके कवच में? सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर हेतु सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, बात करते हैं 354 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? कौन सा सरल उत्तक नहीं है वो हमें देखना है। जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पादप उत्तक है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सरल उत्तक नहीं, ये एक जटिल उत्तक है और पादप उत्तक है जाइलम। ठीक है, बात करते हैं मित्रों 355 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो पूछा गया है आपसे। सुमेलित कौन सा है वो पूछा गया है। ठीक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पर है? नई दिल्ली में क्या? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
ठीक है। जो भारतीय वनस्पति संरक्षण है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 356 नंबर क्वेश्चन की। जलीय जंतुओं में शोषण होता है, ठीक है। जो जलीय जंतु होते हैं उनमें शोषण किससे होता है? फेफड़ों से होता है क्या, है ना? फुफ्फुस के द्वारा होता है, या फिर वायुकोश के द्वारा होता है, या फिर गलफड़ों से होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जलीय जंतु होते हैं उनमें शोषण की जो क्रिया है वो गिल्स एंड गलफड़ों के द्वारा कंप्लीट की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 357 नंबर क्वेश्चन की। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं, है ना? जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार के पौधे और जंतुओं में जो शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, है ना? जैसे कि बर्फीले प्रदेशों में क्या होता है ना, पौधे एक शंकु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक लक्षण है ना पौधे और जंतुओं का। बर्फीले क्षेत्रों में जो जंतु होते हैं उनमें मतलब वसा की पर ज़्यादा होती है और जो घने बालों से ढके रहता है अपने शरीर को। तो ये शारीरिक लक्षण क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं, परजीविता कहलाते हैं, रूपांतरण कहलाते हैं, या फिर सभी कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। जो अनुकूलन कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं 358 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना प्यारे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझते हैं फिर करते हैं तो आपको बड़ा आनंद आएगा प्यारे दोस्तों। बात करते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यकताएं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए इस प्रकार है: ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित। और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन जो कब लेते हैं मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जो पौधे शोषण की क्रिया होती है ना, पौधों के शोषण की क्रिया होती है ना, उस समय ऑक्सीजन लेते हैं। जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। क्या लेते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं प्यारे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 359 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट यानी बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? आपका कमेंट होना चाहिए सही, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही लाजवाब तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं। जब मैंने आपको ये बताया कि यूनेस्को की कौन कौन से जो विश्व विरासत सूची में हमारी प्राकृतिक धरोहर शामिल है ना, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, और लगभग ऐसा भी मैंने पूरा कंप्लीट किया था कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनेस्को ने भारत के जो प्राकृतिक स्थल वो सम्मिलित किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि टाइगर स्टेट कौन सा है, ठीक है। पिछला प्रैक्टिस सेट देखें, बहुत ही लाजवाब है प्यारे दोस्तों। अगर सीरीज को आप कंप्लीट देखना तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये चीज़ हो जाएगी। तो MP है ना, MP को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं साथी। तो मैं आपको बता दूं, हाथी है, शेर है, बाघ है, या फिर मोर है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? हमारा बाघ है। कौन सा है सारे प्यारे दोस्तों? बाघ है राष्ट्रीय पशु, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है। और आपको बता दूं, आप ये भी जानते हो कि जो पहला राष्ट्रीय पशु वो कौन है? पहला राष्ट्रीय पशु शेर था। पहले कौन था? शेर था दोस्तों। और अब कौन है? बाघ है। कौन है? अब बाघ है, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ट्रिगिस लिनायस। क्या बोलते हैं? पैंथेरा ट्रिगिस और लिनायस, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं। और इसे कब घोषित किया गया? बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1972 में। कब? 1972 में घोषित किया गया। क्या? इसे 1972 में घोषित किया गया, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं जो बाघ राज्य वो तो एमपी है। कौन सा? बाघ राज्य एमपी है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बाघ जिला कौन सा है, तो आपको बताना सवाई माधोपुर। कौन सा बताना है? सवाई माधोपुर, ठीक है, ओके। रणथंभौर वाला, रणथंभौर सवाई माधोपुर, जहाँ पर बाघ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, वो बाघों के अनुकूलित है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी वहाँ पर है। बात करते हैं मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ लाजवाब चीज़ें और जो आप जानना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पतन यानी जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है? ठीक है, मैंने आपको पहले कहा है कि आप विभिन्न राज्यों का जो पहनावा है, जो लोक नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य हैं, और उनका अगर कोई खान पान अच्छा वाला है, वो कोई फेमस चीज़ हो वहाँ की, वो कोई मतलब बहुत बड़ा मेला हो, उन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे कि नेशनल पार्क है अगर, तो उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइट होगा कौन सा होगा? कर्नाटक होगा, गुजरात होगा, केरल होगा, या फिर एमएच यानी महाराष्ट्र होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, अरब सागर के तट पर, ठीक है। तो यार बता देता हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया। जो मुंबई का बंदरगाह है ना, उसके यातायात को कम करने के लिए एक अतिरिक्त बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है, ठीक है, मतलब किसका? माल जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, माल को। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए प्यारे दोस्तों, तो आप सर्च करें टेलीग्राम में टारगेट टेट एग्जाम को अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले रहे हैं। वहाँ पर लाजवाब आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है। अब आती है महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने निकल कर। प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिकी का जो जनक है वो किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी, आप मुझे ये बताएं कि जो पारिस्थितिकी होती है वो किसे कहते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण के किसी भी घटक का हम अध्ययन करते हैं ना, पर्यावरण का कोई भी घटक हो, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? ओपी ओडम को माना जाता है, हेकल को माना जाता है, टेंसले को माना जाता है, या फिर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को माना जाता है, ठीक है। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में पोस्ट करें। तो पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है मित्रों, किसको माना जाता है? ओपी ओडम को माना जाता है। किसको? ओपी ओडम को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है ओपी ओडम को। हेकल क्या है, टेंसले क्या है, रामदेव मिश्रा क्या है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब तरीके से कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो ओपी ओडम को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पर्यावरण के किसी भी एक घटक का जो अध्ययन करता है ना, तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द किसने दिया था? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आती है। तो हेकल ने दिया था। किसने दिया? हेकल व रिटर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। क्या दिया था? इस पारिस्थितिकी शब्द का निर्माण या फिर शब्द किसने दिया था? तो हेकल ने दिया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज है बच्चों के, तो ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो हेकल ने दिया था, ठीक है। किसने दिया? हेकल ने दिया, ठीक है मित्रों। बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखो, पारिस्थितिकी शब्द तो दिया था हेकल ने, ठीक है। अब इसमें एक शब्द हो चुका है तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये बताइए। पर्यावरण के जिस घटक का अध्ययन करते हैं ना, पर्यावरण के जिस घटक का अध्ययन करते हैं ना, उसे, है ना, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जिस घटक का अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और हम किसी घटक का अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी होता है। इस बात को समझें कि हम किसी घटक का अध्ययन कर रहे हैं तो वो तो है पारिस्थितिकी, और ये जो चीज़ है ना, ये है पारिस्थितिकी तंत्र। इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये तो है पारिस्थितिकी। और ये जो है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो घटक है ना, वो पारिस्थितिकी तंत्र है अपने आप में, ठीक है। जैसे कि हम किसका
एक बात बताऊँ, आप हम समुद्र का अध्ययन कर रहे हैं, किसका? समुद्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो है पारिस्थितिकी, और ये जो समुद्र है अपने आप में ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? ये दिया था टेंस लेने। किसने दिया था? टेंस लेने दिया, ठीक है। तो टेंस नहीं लेने का आपको पारिस्थितिक तंत्र है आपके पास, तो वो किसने दिया है टेंस लेने दिया। किसने? टेंस लेने दिया है। ओपिओडम कौन है? तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ओपिओडम है। और पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? हेक्कल व रेटर ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंस लेने दिया था, ठीक है। ओके, बात है समझ में। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारे मित्रों के साथ, ठीक है। अपने प्यारे भाइयों और बहनों के साथ इसे साझा जरूर करें, ये करते मत भूलना, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। अब इसका ऑप्शन तो सीधा सीधा राइट है कि ओपिओडम कौन है? तो पारिस्थितिकी के जनक हैं। हेकल कौन है? तो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले हैं। टेंसले कौन है? वो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले। कौन? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले कौन है? वो टेंसले हैं। और रामदेव मिश्रा कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। सैल्यूट है सर आपको, ठीक है। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं? तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो इसका सीधा से सीधा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो जैविक है और अजैविक हैं, ठीक है। अब जैसे कि जैविक, इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। अब अजैविक कौन से हैं? इसमें देखो समुद्र है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, झील, ठीक है, ये किस में आ जाता है ना। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे किस में, ये तत्व सब किस में आ जाते हैं? अजैविक घटकों में आ जाते हैं, जिसमें जिनमें जीव नहीं है, और जिनमें जीव है वो जैविक घटक है। ओके, बात समझ में आई आपकी? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 368 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से जैविक घटक हैं, है ना। अब जो जैविक घटक हैं उनके कितने प्रकार हैं आप सभी जानते हैं क्या? अगर आप नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करें, वो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो जैविक घटक है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। ये बिल्कुल कौन है? जैविक घटक हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ चीज़ें आपको बता दूं अगर आप चाहें तो। उत्पादक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन है ना स्वयं निर्माण करते हैं ना। तो स्वयं कैसे बनाते हैं अपना भोजन? वो बनाते हैं जो अपने पास एक ऊर्जा का असीमित भंडार है, सूर्य, ठीक है, उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करने वाले कौन हैं? पेड़ पौधे, पादप हैं, शैवाल हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीला हरित शैवाल भी बोला जाता है, ये क्या है? ये उत्पादक हैं, मतलब उत्पन्न करने वाले। तो ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर आते हैं उपभोक्ता। क्या आते हैं? 2 नंबर पर आते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है? प्राकृतिक इस प्रकार के ये जीव होते हैं जो भोजन के लिए क्या होते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होते हैं, किन पर? उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। अब आप इसको भी जानना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो क्या जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता हो ना, वो सीधे सीधे उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि घास फूस है ना, हाँ, घास है, पेड़ पौधे हैं, उनसे सीधा सीधा भोजन कौन करते हैं? गाय है, बकरी है, हिरण है, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, ठीक है। तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। कैसे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कोई निम्न मांसाहारी होते हैं ना, निम्न मांसाहारी जंतु होते हैं ना, वो किस पर रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए। कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ता बकरी को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, हिरण का, हाँ, शिकार करके वो खा सकते हैं, चूहा, सांप। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं ना, ये किस पर निर्भर रहते हैं?
जो शाकाहारी जीव यानी प्राथमिक उपभोक्ता उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ओके, बात ये समझ में। अब आते हैं तर्तीय उपभोक्ता। तो तर्तीय उपभोक्ता वो जीव होते हैं प्रकृति के जो द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें उच्च मांसाहारी जाते हैं। कैसे? उच्च मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें आ जाते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, बाघ है, ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं तृतीय उपभोक्ता में। ठीक है, जो बाज है ना, ईगल, वो किस में आता है? तृतीय उपभोक्ताओं में आता है, उच्च मांसाहारी में आता है वो। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। और बात करते हैं उपभोक्ता के प्रकार हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता के प्रकार कौन कौन से हैं? अब आप उपभोक्ता वो मत समझ लें, हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के संबंध में। किसमें? पारिस्थितिकी के संबंध में हम बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ता कुछ अलग ही होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं उपभोक्ता के प्रकार कौन से हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बता दी थी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि कौन कौन से प्राथमिक होते हैं, कौन से द्वितीय होते हैं, कौन से तृतीयक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी प्यारे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने, और वादा है आपसे अगर आप सीरीज को देखते हैं पूरे कंप्लीट तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जो समझ है वो विकसित होगी। मानव है प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है। अब आप मुझे ये बताएंगे जो मानव है वो शाकाहारी है, शाकाहारी होगा तो किसमें आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। और अगर निम्न मांसाहारी होगा तो आएगा द्वितीय उपभोक्ता में, और अगर उच्च मांसाहारी होगा तो आएगा तृतीय उपभोक्ता में। ठीक है ना, तो मित्रों मानव है तृतीय उपभोक्ता। कौन सा है? तृतीय उपभोक्ता है मानव। ठीक है, जिसमें शेर आ जाता है, चित्ता आ जाता है, बाज आ जाता है। जो तृतीय उपभोक्ता होता है ना वो इस पर निर्भर करते हैं द्वितीय पर, और द्वितीय करते हैं प्राथमिक पर, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो किस पर करते हैं? वो करते हैं उत्पादकों पर। किस पर? उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, बात करते हैं इसका जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, मानव क्या है? एक तृतीय उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी श्रेणी में आता है मानव। मानव ने तो प्रकृति की हालत खराब कर दी, तो ये तो एक प्रकार का बहुत ही भक्षी है, भक्षण करने वाला इंसान हो गया मानव तो आजकल। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। आप जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, आप कितने भी बड़े पद पर चले जाए, पर हर साल में एक पौधा लगाना कतई मत भूलना प्यारे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हर साल में एक पौधा लगाना, और उस पौधे की जब तक सेवा करना तब तक वो बड़ा पेड़ न बन जाए प्यारे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशल फॉर यू, है ना। बात करते हैं 371 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कुंजी प्रजाति में नहीं है। ऐसी ये कौन सी प्रजाति? कुंजी प्रजाति। भाई कुंजी प्रजाति कौन सी है? तो इस प्रजाति में वो जीव आते हैं जिनकी संख्या तो क्या है ना कम है। क्या है? ये संख्या में तो बहुत कम है। ठीक है ना, पर इनका क्या होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पर्यावरण होता है, उस पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रभाव होता है। संख्या तो बहुत कम है पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, जैसे शेर, सांप, चित्ता, बाज। अब इनमें से कुंजी प्रजाति में कौन है कौन नहीं है वो आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको ये चीज़ हिंट दे दी कि कुंजी प्रजाति वो प्रजाति होती है जिसकी संख्या तो बहुत कम होती है पर उसका तंत्र पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे बताओ कि जो शेर होता है, अगर शेर नहीं रहा तो क्या होगा? अगर शेर नहीं रहा ना, शेर किस में आता है? तृतीय उपभोक्ता में आता है ना। अगर शेर नहीं रहा ना तो जो निम्न मांसाहारी इन्हें कुत्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, भेड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होगी। सांप, तो साथ ही इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो सांप है ना वो किस में आते हैं? तो सांप तो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ये कुंजी प्रजाति में नहीं आते। चित्ता भी किस में आता है? कुंजी प्रजाति में आता है। बाज भी किस में आता है? कुंजी प्रजाति में आता है। अगर ये जो जानवर नहीं रहे ना तो पारिस्थितिकी गड़बड़ा जाएगी। कैसे? कि इनकी संख्या तो बहुत कम है, संख्या तो बहुत कम है पर ये पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये जो द्वितीय उपभोक्ता हैं उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते जाते हैं, उनको मारते जाते हैं ताकि उनकी संख्या कंट्रोल में रहे। ये भी एक तंत्र है ना। खाद्य जाल होते हैं ना, खाद्य श्रृंखलाएं होती है, तो ये भी तो एक तंत्र है जिसको नियंत्रण करने वाले ये तीनों जानवर है। ठीक है, और भी हो सकते हैं बट ये मोस्टली हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो सांप है ना, वो सांप कुंजी प्रजाति में नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं 372 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से अपघटक नहीं है। अपघटक कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब आगे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। जो उत्पादक होते हैं वो तो पेड़ पौधे होते हैं, और जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दी चीज़। अब बात आती है अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक ऐसे जीव होते हैं साथियों जो अपने भोजन है ना वो सड़े गले कोई कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं।
क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, उनको बदल देते हैं और ये अपघटक कहलाते हैं, है ना। जैसे कोई किसी जीव की डेथ हो गई, फिर है ना वो काफ़ी दिनों बाद आपको पता है वो सड़ जाता है, गल जाता है, फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, पता नहीं चलता वो कैसे गायब हुआ है, ठीक है। तो वो उसको सफाई कर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी से बोल सकते हैं हम अपघटक को। ये सफाई का काम करते हैं दोस्तों। तो वो जो जीव होता है उसको समाप्त करने का कार्य किसने किया, अपघटकों ने किया, ठीक है ना। तो जो कार्बनिक पदार्थ है ना जटिल, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन की, हाँ अपघटक नहीं है तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मेरे शब्दों को सुना है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा शैवाल। क्या होगा, शैवाल होगा। बैक्टीरिया ना ये अपघटक है, ओके। कवक है ये भी अपघटक है, प्रोटोजोआ ये भी अपघटक है। जबकि जो शैवाल होता है ना, शैवाल क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ये अपना जो भोजन है प्यारे दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो शैवाल क्या है, उत्पादक है। प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया ये क्या अपघटक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 373 नंबर क्वेश्चन की, है ना। अब बात आती है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। टेंसलर ने दिया, ओडर ने दिया, लिंडमान ने दिया, ये फिर हैकेल ने दिया, ठीक है ना। देखो टेंसलर ने क्या दिया था, पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द किसने दिया, टेंसलर ने दिया। ओपी ओडम है ना वो पारिस्थितिकी जनक माने जाते हैं। हैकेल है ना जिसने पारिस्थितिक शब्द दिया था, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया टेंसलर ने और पारिस्थितिक जो शब्द है ना वो दिया हैकेल ने, ठीक है ना। जो लिंडमान मोदी थे ना उन्होंने 10% ऊर्जा का नियम दिया। क्या दिया, 10% ऊर्जा का नियम दिया, ठीक है। जैसे कि भाई घास है वो सूर्य से अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो वो क्या करता है अपना जो भोजन बनता है उसमें लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। 1,00,000 कैलोरी वो मान लीजिए कोई भोजन का निर्माण करता है, वो ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है ना। फिर इसको बकरी खाती है ना तो इसका 10% ही वो आगे ट्रांसफर कर पाएगी। 90% घास क्या करेगा, अपनी ऊर्जा स्वयं रख लेगा या फिर अपनी जो कार्य संपादित करने में ऊर्जा खर्च कर लेता है। ये ओपी है टेंसलर ने नियम दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार का मैं आगामी समय में आपको ये चीज़ें पूरी बेहतरीन तरह से क्लियर करूंगा, तब आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। वायरस है तो वायरस क्या है, सजीव है, निर्जीव है, अपघटक है या कोशिकीय जीव है। तो वायरस ने तो सजीव है, न निर्जीव है, न अपघटक है। ये क्या है, अकोशिकीय जीव है। क्या, अकोशिकीय जीव है, क्योंकि वायरस सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। कैसे कि जब ये किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आता है, किसी भी कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है, तब तक ये निर्जीव रहता है। और किसी कोशिका के संपर्क में आ गया तो भी सजीव की तरह प्रभाव मतलब अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो पहले दोस्तों आपको बता दो ये अपघटक तो है ही नहीं, है ना। निर्जीव कब रहता है, जब मानव शरीर या फिर किसी भी कोशिका के संपर्क में नहीं रहता ना, तभी निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। और अगर किसी कोशिका के संपर्क में आ गया और इसकी स्वयं की जो प्रजनन क्रिया वो शुरू हो गई तो ये अपने संख्या में ज़्यादा वृद्धि करने लग जाएगा और इस सजीव की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अकोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकोशिकीय जीव कहा जाता है वायरस को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बात करते हैं 375 नंबर क्वेश्चन की। खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है या फिर दोनों होती है या फिर उपरोक्त सभी होती है। तो ये थोड़ी सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट करें जो भी साथ फेसबुक लाइव देख रहे हैं। तो आपको बता दूं खाद्य श्रृंखला होती है क्या एक्चुअल में। तो खाद्य श्रृंखला होती है जीवों में क्या है, खाए जाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, जीवों में एक दूसरे को खाए जाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी के आधार पर क्या छोटी छोटी श्रृंखलाएं बन जाती है। जैसे कि घास है, क्या है, घास को खा लिया बकरी ने, किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया। और बकरी का शिकार कर लिया कुत्ते ने, किसने कर लिया, कुत्ते ने। कुत्ते को भेड़ी ने खा लिया, किसने, भेड़ी ने खा लिया। और भेड़ी को खा लिया शेर ने। तो ये क्या बन गई, खाद्य श्रृंखला बन गई। क्या बन गई, खाद्य श्रृंखला बन गई। अब जैसे कि आप फिर समझ लो कि घास है, घास को हिरण खा रहा है, कौन खा रहा है, और हिरण का शिकार कर लिया सियार ने, किसने कर लिया, सियार ने कर लिया। फिर सियार को कौन खा गया, शेर खा गया, कौन खा गया, शेर खा गए। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया। क्या हुआ, खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो वास्तविक रूप में ये खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है,
काल्पनिक होती है, ठीक है। और इनकी जो ऊर्जा का पर्व होता है वो एक दिवसीय होता है। क्या होता है? ऊर्जा का जो पर्व होता है वो एक दिवसीय होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने कल्पना की है कि घास को, देखो मैं एक श्रृंखला बना रहा हूँ, घास को बकरी खाती है। कौन खाती है? बकरी खाती है। बकरी को खाता है कुत्ता। कौन खाता है? कुत्ता। और कुत्ते को खाता है भेड़िया। भेड़िया को खाता है शेर, ठीक है। तो ये मैंने कल्पना की है। जरूर थोड़ी है घास घास को बकरी ही खाती है, नहीं, हिरण भी तो खा सकती है, सीधा गाय भी तो खा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कल्पना की है कि बकरी खाई है, बकरी के बाद में कुत्ता खाता है, कुत्ते के बाद भेड़िया, भेड़िया बाद में शेर। तो वास्तविक रूप में नहीं होती है। खाद्य श्रृंखलाएं काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज देखा है, बहुत ही लाजवाब जानकारी आपने प्राप्त की है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का जरूर प्रेस कर लें, और जो साथ ही फेसबुक लाइव दिख रहे इसे शेयर करे बिना करते मत रहना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए प्यारे दोस्तों, तो आप टारगेट टेट एग्जाम नामक टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लें, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको टेट एग्जाम संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।